मैं पुष्पा यादव आप सभी दोस्तों का, छात्रों का अपने YouTube चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम आज आप लोगों के सामने वर्ण विचार पे एक क्लास लेकर के आए हैं। आज हम वर्ण विचार पे चर्चा करेंगे। वर्ण क्या है? संस्कृत व्याकरण में जो वर्ण विचार है उसके बारे में हम कुछ जानेंगे। तो संस्कृत व्याकरण, पहले तो हम ये जानेंगे संस्कृत शब्द कैसे बना है, संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो संस्कृत जो शब्द है सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में अक्त प्रत्यय लगकर बना है। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में अक्त प्रत्यय, क्योंकि क्री धातु जो होता है जहाँ लगता है वहाँ सुट का आगम होता है। तो एक सूत्र है सम करिभ्याम करतो भूषणे, सूत्र से क्री धातु जहाँ आता है वहाँ सुट का आगम हो जाता है, तो यहाँ सुट का आगम हो गया है। सम सुट क्री प्लस अक्त, अक्त प्रत्यय। अक्त के जो का है, इस का लसक तद्धिते एक सूत्र है, उस लसक तद्धिते से इस संज्ञा हो जाती है, ता बचता है। सुट में टा का हलंतम से इत संज्ञा होके तस्य लोपा से लोप हो जाता है। उ का एक सूत्र है उपदेशे अज अनुनासिक इतः, ये जो है स्वरों का इत संज्ञक करता है, स्वर वर्ण का इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। इसलिए सा में जो उ है ये स्वर है और इस स्वर की इत संज्ञा उपदेशे अज अनुनासिक इतः से हो जाता है। तो क्या बचता है हमारा? तो हमारा सम प्लस सा प्लस क्री प्लस ता बचता है। फिर सम का जो माँ है, एक सूत्र है मो अनुस्वारः। माँ वो सूत्र कहता है पद के अंत में माँ के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आता है तो उस माँ का अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ वो मो अनुस्वारः सूत्र का नियम लग रहा, क्योंकि पद के अंत में माँ है, माँ के बाद व्यंजन वर्ण सा आया है, इसलिए इस माँ का हम क्या कर देंगे, अनुस्वार हो जाता है। ये माँ अनुस्वार में बदल जाता है। फिर क्या हो गया, स, फिर का, फिर त। फिर हम इनको मिलाएंगे तो हमारा रूप बनेगा सन, सा आधा हो जाएगा, क्री त, संस्कृत बन जाएगा। संस्कृत का मतलब होता है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित। और व्याकरणम, व्याकरणम जो शब्द है बी और आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से बना है। बी प्लस आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में ल्युट प्रत्यय करके बना है। कौन सा प्रत्यय? ल्युट प्रत्यय। बी आंग क्री प्लस ल्युट प्रत्यय से व्याकरणम शुद्ध होता है। ल्युट प्रत्यय का टा जो है हलंतम से संज्ञा हो जाती है, तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो जाता है। ला का लसक तद्धिते से संज्ञा हो जाती है, बचता है यू। यू का यू और नाको एक सूत्र, उससे अन आदेश होता है। लुट प्रत्यांत शब्द जहाँ लगते हैं वो सभी शब्द नपुंसक लिंग में हो जाते हैं, इसीलिए इस अन का जो है ये नपुंसक लिंग में हो करके बन जाएगा व्याकरणम। बी का जो ई है, ई के बाद यहाँ आ है तो यहाँ यड़, इको यड़च से यड़ संधि का नियम लग रहा है, तो इस ई का या हो जाता है। ई, ये जो ई है ये या में बदल जाता है। और ये आंग का जो आ है ये या में आके मिलता है तो बड़ा आ की मात्रा लग जाती है। ज्ञा जो है संज्ञक है उसका लोप कर दिया जाता है। क्री और लुट से व्याकरण बन जाता है। आइए हम अपना आगे चले वर्ण विचार पे, जो हमारा टॉपिक है। तो वर्ण विचार में हम पढ़ेंगे वर्ण क्या है। तो वाक्य जो होता है, वाक्य कैसे बनता है? वर्णों के मेल से जब कई वर्ण मिल करके शब्द बनाते हैं और वो कई शब्द जो मिल करके एक वाक्य बना देता है। तो वाक्य जो होता है शब्दों का समूह होता है और प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बने होते हैं और जिन्हें अक्षर भी कहते हैं। वर्णों को क्या कहा जाता है? अक्षर। अक्षर का मतलब होता है जिनका क्षर ना हो, यानी नाश ना हो, अविनाशी। अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, जिनका नाश ना हो। तो वर्णों को सबसे पहले हम वर्णों को कितने भागों में बांट देंगे? वर्ण को हम दो भागों में बांटेंगे, स्वर और व्यंजन। स्वर में कौन कौन से आते हैं? आ से लेकर के आह तक के जो वर्ण होते हैं वो स्वर होते हैं। व्यंजन में का से लेकर के लास्ट के या वरल्ला सा 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 हा जो वर्ण होते हैं व्यंजन होते हैं।
दो वर्णों को दो भागों में, हमने संस्कृत व्याकरण में वर्णों को दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। स्वर में फिर स्वर को तीन भागों में बांट दिया गया। कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का लगता है समय वो दीर्घ कहलाते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा का शब्द लगता है वो संस्कृत में क्या कहलाते हैं? प्लुत कहलाते हैं। तो तीन मात्रा लिखा नहीं जाता तो किसी भी वर्ण के आगे तीन लिख दिया जाता है। इस तरह से अगर हम तीन लिख देंगे तो त्रिमात्रिक हो जाता है, उसको प्लुत मान लिया जाता है। प्लुत का जो प्रयोग होता है अक्सर संबोधन में होता है, जैसे किसी को बुलाने में, हे राम। जब हम देर तक किसी को बुलाते हैं तो जब हम अपनी सांस को देर तक खींचते हैं तो वहाँ वो वर्ण जो है प्लुत हो जाता है। कई बार आ निकलता है तो प्लुत मान लिया जाता है। तो ये हमारे स्वर हो गए। और स्वर में ए, ऐ, ओ, औ जो है ये मिश्र विकृत स्वर कहलाते हैं। ए, ऐ, ओ, औ क्या कहलाते हैं? मिश्र विकृत स्वर। मिश्र विकृत स्वर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। आ और ई से ए बनता है, और आ और ए से आई बनता है, आ प्लस ऊ से ओ बनता है, आ प्लस ओ से औ बन जाता है। इसीलिए इसको मिश्र विकृत स्वर कहते हैं। ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ये दीर्घ होते हैं, इनका ह्रस्व नहीं होता है। अब हम आते हैं व्यंजन। व्यंजन को भी तीन भागों में बांट दिया गया है। अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जिसको स्पृष्ट व्यंजन वर्ण भी कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण। अब हम देखेंगे स्पर्श या स्पृष्ट व्यंजन वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो का से लेकर के माँ तक के जितने वर्ण आते हैं, का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण। ये संख्या में कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये 25 वर्ण जो होते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन स्पर्श व्यंजन वर्ण को भी उदित कहा जाता है। उदित एक नाम और है उदित व्यंजन। उदित क्यों कहा जाता है? कि जिसका उ इत संज्ञक हो उसे उदित कहा जाता है। यानी जैसे का वर्ग, का वर्ग को कु, चू, कु कहा जाता है, चा वर्ग को चू कहा जाता है, टा वर्ग को टू कहा जाता है, ता वर्ग को तू कहा जाता है, और पा वर्ग को पू कहा जाता है। तो ये कु, चू, टू, तू, पू जो है का वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग हैं। तो इनका जो कु में जो उ है वो इत है, इसीलिए चू में जो उ है वो इत है, टू में जो उ है वो इत है, तू में जो उ है वो इत है, और पो में जो उ है वो क्या है? इत है। इसीलिए इन्हें उदित कहा जाता है। यानी उ जिसमें इत हो ऐसे व्यंजन उदित कहलाते हैं। तो कु, चू, टू, तू, पू को उदित व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है, या इन्हें का वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग भी कहा जाता है। तो ये कितने हो गए संख्या में? ये कितने वर्ग हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 वर्ग हो गए, और हर 5 वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। तो 5 कितने हो गए? 25। तो ये 25 वर्ण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और अब आया अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन वर्ण में या, वा, रा, ला आते हैं। या, वा, रा और ला। ये या, वा, रा, ला क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन वर्ण में भी 4 आते हैं, सा, सा, सा और हा। ये सा, सा, सा और हा जो है ऊष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इन्हीं व्यंजन वर्णों को और उसमें जो मात्रा होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, ये अनुस्वार की मात्रा लगती है शब्द के किसी भी वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगती है उसको अनुस्वार कहते हैं। जो चंद्र बिंदी लगती है उसको अनुनासिक कहते हैं। जो शब्द के वर्ण के बाद में जो 2 बिंदी लगती है उसको विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग का उच्चारण हमेशा हा की तरह होता है। किसकी तरह होता है? हा की तरह होता है। विसर्ग हमेशा स्वर के बाद में ही लगते हैं। हमेशा स्वर के कहाँ लगते हैं? बाद में ही विसर्ग लगते हैं। तो इन्हीं वर्णों के आधार पर एक हमारे संस्कृत साहित्य में महर्षि पाणिनि हुए थे, जो इन्हीं वर्णों को
क्रमबद्ध एक सूत्र में बांध दिया, जिन्हें माहेश्वर सूत्र नाम दिया गया, शिव सूत्र नाम दिया गया, बड़ समनाय सूत्र नाम दिया गया, पाणिनि सूत्र भी कहा जाता है। कहा जाता है महर्षि पाणिनि जो थे वो अटक जिले के सालातुर ग्राम के निवासी थे, आदिवासी थे वो। इनकी माता का नाम दाक्षी था और इनके गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष ऐसा मिला है। ऐसा कहा जाता है, इनके विद्वानों ने पाया है कि इनके गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष था। और कहा जाता है कि ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या इन्होंने की थी। तो भगवान शिव खुश होकर के उन्होंने डमरू को 14 बार बजाया था, जिससे 14 तरह की ध्वनियाँ निकली थी। उन्हीं ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र में क्रमबद्ध ढंग से लिख दिया, जिन्हें माहेश्वर सूत्र नाम दे दिया गया। महर्षि पाणिनि का निधन त्रयोदशी के दिन हुआ था, इसीलिए इस दिन जो है विद्वान वैयाकरण लोग जो हैं व्याकरण को अध्यापन नहीं करते हैं। तो ये जो सूत्र महर्षि पाणिनि ने लिखा है, ये सूत्र इन्हीं वर्णों को एक क्रमबद्ध किया है। ये सूत्र 14 है, संख्या में कितने हैं? 14 सूत्र हैं। वो कौन कौन से हैं? आयुड़, रील, ऋक, एओंग, अयौज, हैवरट, लण, यमगणनम, झभय, घड़धस, जब गणदस, खफ, छटत, चटतौ, कपय, सससर और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना महर्षि पाणिनि ने की। और इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के ऊपर जो है महर्षि पाणिनि ने एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की, जिसमें 8 अध्याय हैं और 32 पाद हैं। और प्रत्येक पाद में जो है अध्याय में 4-4 पाद हैं। तो 4-4 पाद के हिसाब से 8 अध्याय में 32 पाद हो गए। और इन्हीं माहेश्वर सूत्रों पर ही प्रत्याहारों की रचना हुई, संधि की रचना, समास की रचना, कारक की, मतलब सारे उपदेशों को महर्षि पाणिनि ने जो है यहीं से उठा के एक महान ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना कर डाली। तो हम देखेंगे कि प्रत्याहार उसे कहते हैं कि प्रत्याहार जो है पहले वाले सूत्र का कोई पहला वर्ड और लास्ट का वर्ड लेकर के जो बीच के वर्ड होते हैं उसमें जो वर्ड आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्याहार कहा जाता है। तो जैसे हम अगर मान लें कि अक प्रत्याहार, अक, तो अक प्रत्याहार में कितने वर्ड आएंगे? तो सबसे पहले हम आ देखेंगे कहाँ है, आयुड़ में ही पहला अक्षर आ है। फिर का देखेंगे कहाँ है, तो आगे जाएंगे तो रील, ऋक में का आ गया। यानी आ से लेके का तक के जितने वर्ड होंगे वे प्रत्याहार बन जाते हैं, प्रत्याहार कहलाते हैं। तो कौन कौन से हो गए? आ, ई, उ, री और लिरी। इसी तरह से अच में देखेंगे कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो हम सबसे पहले आ देखेंगे तो सूत्र में पहला अक्षर आ है। चा देखेंगे तो आयुड़, रील, ऋक, एओंग, अयौज, अयौज के चा तक के अक्षर आएंगे। तो इसके बीच के जितने अक्षर आएंगे वे हम लिख लेंगे। तो आ, ई, उ, उड़ा छोड़ देंगे, क्योंकि जो इत्संज्ञक वर्ण है जो जिनके नीचे हलंत लगा है वो आधे व्यंजन वर्ण माने जाते हैं। और जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो उन आधे व्यंजन वर्णों की गणना नहीं करते हैं, क्योंकि वे इत्संज्ञक वर्ण माने जाते हैं। और ऐसा महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में लिखा है कि जो इत्संज्ञक वर्ण होते हैं उनकी इत संज्ञा होती है, और जिनकी इत संज्ञा होती है एक सूत्र दिया उन्होंने, तस्य लोपः। तस्य लोपः से उस इत्संज्ञक वर्ण का लोप कर दिया जाता है। इसीलिए जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो लास्ट का जो वर्ण है उसको नहीं लेते हैं। तो इसलिए आ, ई, उ, ड़ा छोड़ देंगे, फिर री, फिर आगे बढ़ जाएंगे का छोड़ के ए, ओ, फिर आगे बढ़ जाएंगे ऐ और औ। इतने अक्षर जो हैं, वर्ण जो हैं हमारे अच प्रत्याहार में आएंगे। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इन्हीं अचों को जो है स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर। क्योंकि महर्षि पाणिनि के जो माहेश्वर सूत्र उन्होंने लिखा है उसमें स्वर वर्णों को 4 सूत्रों में ही लिखा है। आयुड़, रील, ऋक, अयौंग, अयौज, इन्हीं 4 सूत्रों में ही सारे स्वर वर्ण आ गए।
तो कितने वर्ण हो गए? 9 वर्ण। 9 वर्ण स्वर हैं। महर्षि पाणिनि के अनुसार स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 9 है। और व्यंजन वर्ण जो है हल के अंतर्गत आते हैं। जैसे हल प्रत्याहार बनाना हुआ तो हल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो हम सूत्र में देखेंगे हल कहाँ है, तो हैवरट में हा है, तो इसी हा से लेकर के फिर ला तक के, यानी हल के ला तक, हैवरट के हा से लेके हल के ला तक के जितने वर्ण आएंगे सब हम इस हल प्रत्याहार में लिख देंगे। तो हा, या, वा, रा, टा को छोड़ देंगे, फिर ला, ड़ा को छोड़ देंगे, फिर या, मा, ङा, ड़ा, ना, फिर मा को छोड़ेंगे, फिर झा, भा, या को छोड़ेंगे, फिर धा, ढा, फिर धा, फिर जो है सा को छोड़ देंगे, फिर आएंगे जा, बा, गा, ड़ा, दा, फिर सा को छोड़ देंगे, फिर खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता, वा को छोड़ेंगे, फिर का, पा, या को छोड़ देंगे, फिर तीनों सा, सा, और उसके बाद हा। तो कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 वर्ण। हल के हा को हम नहीं गिनेंगे क्योंकि माहेश्वर सूत्र में जो हा आया है वो 2 बार आया है, हैवरट का हा और हल का हा। इसलिए जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो इस हा की गिनती हम 1 बार ही करेंगे, 2 बार नहीं करेंगे। भले वो 2 बार आया है हा, लेकिन ऐसा पाणिनि ने कहा है कि हम उस हा को 2 बार माहेश्वर सूत्र में जो प्रत्याहार बनाएंगे तो उस हा को हम फिर दोबारा से नहीं गिनेंगे क्योंकि वो हा जो है 1 बार आ गया है। एक वर्ण को हम 1 ही बार गिनेंगे, भले वो 2 बार 3 बार 4 बार आए, लेकिन हमको हा उस एक वर्ण को 1 ही बार गिनना है। इसीलिए जब हम इस हा को नहीं गिनेंगे तो कितने वर्ण हो जाएंगे? 33। तो 33 व्यंजन वर्ण हमारे हो जाएंगे। ये हाइब्रिड के हा से लेके हल के ला तक के जितने वर्ण आएंगे, वैसे हाल का हा लेंगे तो 34 वर्ण होता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि प्रत्याहार में अगर हा 2 बार आया है तो हम 1 ही हा को लेंगे, हाइब्रिड के हा को केवल लेंगे, हल के हा को नहीं लेंगे। इसलिए हल के हा की गिनती नहीं होती है। और इस तरह से कितने वर्ण आ गए? हल में 33 व्यंजन वर्ण आए और इन्हीं 33 व्यंजन वर्णों को ही व्यंजन वर्ण है, इसलिए इनको हल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। हल कहने, पाणिनि ने हल कह दिया। हल कहने का मतलब व्यंजन, जितने व्यंजन वर्ण आ गए सब हल में आ गए। तो महर्षि पाणिनि ने इसीलिए संक्षिप्तीकरण का रूप अपनाया था कि हल कहने से समस्त व्यंजन वर्ण, जो पढ़ने वाले वैयाकरण थे वो समझ जाते हल में सारे व्यंजन आएंगे तो हल हो गया। अच कह दिया तो स्वर मान लिया, स्वर में सारे स्वर आ गए। जो 9 स्वर हैं वो सारे स्वर किस में आ गए? अच में आ गए। तो इस तरह से माहेश्वर सूत्रों में जो प्रत्याहार बनाने का नियम महर्षि पाणिनि ने दिया वो हम उसको ऐसे ही बनाते हैं। तो हम स्वर को क्या करेंगे? जो वर्ण विभाजन जब हम करते हैं तो स्वर को अच भी कहा जाता है और व्यंजन को क्या कहा जाता है? हल भी कहा जाता है। स्वर और व्यंजन, स्वर को अच कहा जाता है और व्यंजन को हर वर्ण कहा जाता है। इस तरह से वर्णों का विभाजन उन्होंने ऐसे किया है। फिर उसके बाद है अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक और अनुनासिक 2 भागों में भी उन्होंने स्वर को बांटा। अनुनासिक का मतलब होता है जो स्वर होते हैं वो चंद्रबिंदी, जिन स्वरों पे जैसे आ पे अगर चंद्रबिंदी लगी है तो अनुनासिक कहे जाते हैं। अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहलाता है जैसे आ लिख के बिंदी, ए लिख के बिंदी, दीर्घ आ लिख के बिंदी,
ऊपर चंद्र बिंदी लग गया ते अनुनासिक वर्ण है। कौन से वर्ण हैं? अनुनासिक वर्ण। ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। और अनुनासिक जैसे आ, ई, आ, जिनमें मात्रा नहीं लगती है, चंद्र बिंदी नहीं लगती है, अनुनासिक कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। इस तरह से बड़े विचार में वर्णों का विभाजन ऐसे किया हुआ है। अब आगे हम अगली क्लास में आपको प्रयत्न पढ़ाएंगे। तो आज की कक्षा हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमारा क्लास कैसा लगा तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिर हम अगली कक्षा में क्लास में मिलेंगे आप लोगों के लिए। तब तक लिए नमः संस्कृताय।